अभी गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है ना पीछे तक? ठीक है। भी क्या पढ़ेंगे अपने, पता है क्या सब्जेक्ट? रीजनिंग पढ़ेंगे भी। देखो, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं कि रीजनिंग सब्जेक्ट है क्या। भी सब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज तक कभी भी अपने ने स्कूल में या फिर कॉलेज में रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं लेकिन रीजनिंग नहीं पढ़ा होता। लेकिन जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जाएंगे तो वहां हमेशा रीजनिंग आता है। क्यों दिया भी रीजनिंग अपने ने? रीजनिंग देने के पीछे क्या लॉजिक था? भी सब्जेक्ट तो अपनी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने कहा भी मैथ्स और रीजनिंग एक ही सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा मिथ यही है। ऐसा नहीं है कि अगर मैथ्स और रीजनिंग एक ही सब्जेक्ट होता तो दोनों को अलग अलग करने की जरूरत क्या थी? भी एक मैथ्स में ही एक दो टॉपिक और ऐड कर देते, वहीं से पढ़ा लेते। भी अगर आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी ही चेक करनी है कि आपको मैथ्स आती है नहीं आती, तो उसके लिए रीजनिंग बनाने की जरूरत ही नहीं थी, मैथ्स में ही चेक कर सकते थे। लेकिन रीजनिंग अलग बनाई, इसका कारण यही है कि वो सेपरेट सब्जेक्ट है। तो दिमाग से ये निकाल दो कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों सेम सब्जेक्ट हैं। ये जरूरी नहीं है जिसके पास मैथ्स है वो रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कर सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके पास मैथ्स नहीं है वो रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप जैसे ही सिलेबस देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैथ्स सिर्फ 10% यूज होती है, और वो 10% आप 7वीं 8वीं तक पढ़ चुके हो। भी जोड़ना किसे नहीं आता? जोड़ घटाओ गुणा भाग जितना आपने 7th या 8th में पढ़ा है उतना ही हम यूज करेंगे, उससे ज्यादा मैथ्स यूज ही नहीं होती। क्योंकि रीजनिंग का नाम ही क्या है? मेंटल एबिलिटी बोला जाता है। रीजनिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने? मेंटल एबिलिटी, कि आप कैसा सोचते हो, हमें वो चेक करना है। हमें ये चेक नहीं करना कि आपको गुणा करना आता है या भाग करना आता है या नहीं आता। हमें ये चेक करना है कि आप कैसा सोचते हो। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को मैथ्स से अलग रखना है। पहली चीज तो मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे, अपने रीजनिंग पढ़ेंगे, यहाँ मैथ्स का कोई फालतू यूज नहीं होगा। अब कितने बच्चे मैथ्स से हैं अभी, पहले ये बता दो जिनका स्ट्रीम मैथ्स रहा है। अच्छा, बाकी आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी होंगे। तो देखो, जैसे ये मैथ्स वाले हैं वैसे ही रीजनिंग में आप हो। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इनको ज्यादा आता होगा, लेकिन इनका माइंडसेट आपसे अच्छा है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने पहले से ये सोच रखा है कि मैथ्स वाले को रीजनिंग आती है। तो जिसका मैथ्स स्ट्रीम होता है ना, मेरा खुद का भी मैथ्स है, जैसे ही हम रीजनिंग में उतरते हैं ना, हमें लगता है ये तो हमें आता ही है। और आर्ट्स वाले को लगता है कि ये मैथ्स का सब्जेक्ट है, ये मुझे आता ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा किसी भी बैकग्राउंड से है, उसको ये नहीं सोचना कि यार मैथ्स वाले को आता है। उन्होंने खुद ही तो बनाया है कि मुझे आता है, और आपने खुद ही ये सोच लिया कि मुझे नहीं आता। पहली चीज, सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। अब दूसरी चीज भी, आपके पेपर में रीजनिंग का यूज क्या है, कितनी हेल्पफुल रहेगी रीजनिंग। आपको पता है कितने नंबर का पेपर होता है? कितने नंबर का पेपर होता है प्री का? ये तो पता है ना भी, प्री में आती है रीजनिंग, मेंस में रीजनिंग नहीं आती है, प्री में आती है। प्री क्वालिफाई करना है, कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ अभी? 1.33 का। अब देखो, लगभग आजकल जिस हिसाब से पेपर बना रही है आरपीएससी, लगभग आपको 70 से 75 मार्क्स लेने होते हैं प्री क्वालिफाइंग करने के लिए। सिर्फ क्वालिफाई करना है, इतने नंबर चाहिए। तो कितने क्वेश्चंस बने? लगभग बन गए 55 के आसपास। भी आपको 55 क्वेश्चन सही करने होते हैं, काट पीट के जो भी आपने करे हैं गलत सही करके एंड में आपको इतने क्वेश्चन मिनिमम सही करने होते हैं। अब इसमें से रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं? 10 क्वेश्चंस। कितने आते हैं? 10। कितने परसेंट हुए? 20%। तो रीजनिंग अकेला कितना परसेंट आपका साथ देगा? 20%। अब ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स के भी तो 10 ही आते हैं, और किसी सब्जेक्ट के करंट के भी तो आते हैं। लेकिन कम एफर्ट्स में, सबसे कम एफर्ट्स लगेंगे इस सब्जेक्ट में। मैथ्स में भी ज्यादा लगेंगे, और तो है ही भी, हिस्ट्री पॉलिटी में तो आपको पता ही है कि एफर्ट्स इससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा लगेंगे। इसलिए रीजनिंग को मैं, ये 20% बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि सबसे कम एफर्ट्स लगेंगे। आपको घर पे जाके कुछ भी फालतू, ऐसे नहीं है कि आप रिवीजन करने बैठ गए तो रीजनिंग का मैं रिवीजन करूंगा, नहीं करना होता। रीजनिंग कैसे पढ़ते हैं? क्लासरूम में जो करवा दिया वो क्वेश्चंस कर लिए, इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलती है, उसमें 30 40 50 जितने क्वेश्चन होते हैं वो कर लिए। उसके बाद आपको पेपर देना होता है, जो भी वीकली टेस्ट हो या उसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं वो करने होते हैं। इसके अलावा कोई नोट्स नहीं बनते रीजनिंग के।
पहली चीज आप यहाँ से निकलते ही सबसे पहले भागते हो नोट्स की साइड कि सर रीजनिंग के नोट्स नहीं मिले। ऊपर जाके आप उनको कहोगे क्या नोट्स होते हैं रीजनिंग के? कोई नोट्स नहीं है रीजनिंग का। मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे कोई नोट्स लिख के नहीं दूंगा रीजनिंग के कि आप इससे रिवाइज कर लेना। रीजनिंग को जब आपका बैच खत्म हो जाता है उसके बाद हम वापस से क्या करते हैं, रिवीजन क्लास करते हैं। उसमें मैं आपको वापस बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कोई इसका नोट्स स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनेंगे कि आपको मैंने ऐसे कह दिया ये 5 पेज याद कर लो यही रिवीजन होगा, नहीं होता। इसका रिवीजन क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस करना। तो आपको जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो रिवाइज करने हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस शीट रिवाइज करनी है बस। उसके अलावा कुछ भी फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 20% इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट्स लगेंगे और सबसे ज्यादा चांस है कि आप 10 के 10, चांस क्या मैं तो कह रहा हूं ये तो 100% है कि आप 10 क्वेश्चंस कर सकते हो। हर व्यक्ति, किसी में भी इतनी मैथ्स या फिर आपके दिमाग में ये चीजें हैं जरूर, लेकिन ऐसा कुछ भी इनमें एफर्ट्स नहीं लगते कि आपको 10 क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत आएगी। जैसे कि हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस देख के आपको और अच्छे से समझ में आएगा भी ऐसा क्या है इसमें। अब देखो, पहले 4 टॉपिक आपने देखे होंगे स्टेटमेंट वाले होते हैं। ये वाले स्टेटमेंट वाले 4 टॉपिक, इसमें मैथ्स यूज होती है क्या भाई? जीरो यूज है। अब जैसा मैथ्स वाला सोचेगा वैसे ही आप सोच लोगे भी। क्या होगा, इसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा, आपको बताना होगा कि कौन सा अजम्पशन इस स्टेटमेंट से निकलता है। यही होता है। क्वेश्चंस करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से भी। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि एक स्टेटमेंट लिया होगा, उसमें से क्या लिखा होगा, 2 अजम्पशंस लिखे होंगे। आपको बताना है कि कौन सी मान्यता है वो कथन में निहित है, कौन सी नहीं है। इसके अंदर क्या है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। भी कैसे ढूंढते हैं वो मैं बताऊंगा जब पढ़ेंगे टॉपिक, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा भी इसको कैसे फाइंड करना है कि कौन सी अजम्पशन है या नहीं है। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इनमें क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ना ही तो है क्वेश्चन, उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। इसमें कोई भी आपकी साइड से ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला लगाओगे तब आंसर आएगा, फिर आपको ये याद होना चाहिए तो आंसर आएगा, नहीं। इस क्वेश्चन में ही इनके आंसर छुपे होते हैं। इसके बाद नीचे ये लिखा हुआ है एनालिटिकल रीजनिंग। जब मैं पूरा करवा दूंगा, ये टॉपिक नहीं पढ़वाता मैं, एनालिटिकल रीजनिंग नाम का कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं। तो आप कहोगे कि सर हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ। सबसे पहला यही डाउट आता है। एनालिटिकल रीजनिंग ही ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप जाके चेक करोगे कि एनालिटिकल रीजनिंग होती क्या है, तो ये स्टेटमेंट वाले जितने टॉपिक्स होते हैं ना, इन्हीं को एनालिटिकल रीजनिंग बोला जाता है। और यहाँ आज इन्होंने पहले वाले सिलेबस में इतना ही लिखा था, इस बार इन्होंने एक वर्ड और लिख दिया, क्रिटिकल रीजनिंग। ये सब टॉपिक्स को ही क्रिटिकल रीजनिंग बोला जाता है। पता नहीं ये लिखने का इनके पीछे क्या रीजन है, क्यों लिखते हैं ना। ऐसा कोई एनालिटिकल रीजनिंग कोई टॉपिक ही नहीं है भी आपको मैं कह दूं ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। चाहे वो अजम्पशन का हो, चाहे आर्ग्यूमेंट हो, कंक्लूजन हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, ये सारे क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के ही होते हैं। तो ये कोई टॉपिक नहीं लिखा हुआ, ये लिख दिया तो इसके अंदर हम 2 टॉपिक्स और पढ़ लेते हैं कि इन्होंने अलग से लिख दिया है। तो हमें 1-2 छोटे टॉपिक आते हैं, जैसे कोज एंड इफेक्ट आता है, एक कोज एंड इफेक्ट टॉपिक होता है, वो पढ़ लेते हैं। एक आता है असर्शन एंड रीजन, जब हम पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं कि इन्होंने अलग से एनालिटिकल रीजनिंग लिख दिया, इसलिए हम वो 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। बाकी ये जो लिखा हुआ है इस वर्ड का मतलब ये सारे टॉपिक्स ही हैं। तो ये कोई अलग से स्पेसिफिक टर्म नहीं है कि एनालिटिकल रीजनिंग कोई अलग से टॉपिक होगा हम इसको अलग से पढ़ेंगे, नहीं। हम ये पढ़ेंगे, यही एनालिटिकल रीजनिंग होती है। इसके बाद आती है देखो मेंटल एबिलिटी। आपका दिमाग चेक करना है भी आपका दिमाग कितना चलता है। अब देखो इन टॉपिक्स में से आपको लगता है सिर्फ इसमें मैथ्स जोड़ घटाओ गुणा भाग एक तो इसमें यूज होगा, एक तो सीरीज के अंदर यूज होता है, एक कोडिंग डिकोडिंग में यूज होगा। बस इसमें ही जोड़ घटाओ गुणा भाग यूज करते हैं, इसके अलावा किसी में भी मैथ्स का यूज होता ही नहीं। तो इतने टॉपिक्स में सिर्फ ये 2 टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा मैथ्स का टच देते हैं। उसके अलावा अब बताओ ब्लड रिलेशन में क्या मैथ्स यूज होगा कि मामा चाचा ताऊ, यही तो देखने हमें कि कौन किसका क्या लगता है। उसके बाद डायरेक्शन बतानी है कि कौन सी दिशा में जा रहा है, अब कितनी दूर है, अगर उसको मैथ्स मानते हैं तो फिर इसका तो क्या इलाज है कि मैं आपको कह दूं भी ये यहाँ से कितनी दूर है 10 मीटर, क्या सर 10 मीटर मैथ्स होगी? तो अब ऐसे तो कहीं तो आएगी भी, नंबर्स तो आएंगे। ऐसे तो आपको कहते हैं भी इनका कार्यकाल कितने साल का था, तो आप कहते हो 5 साल का, फिर उसको मैथ्स थोड़ी मान लेंगे कि यार 5 साल मतलब मैथ्स आ गई। तो इसका कहीं भी मैथ्स का इन 2 टॉपिक्स के अलावा बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। इसके बाद ये वेन डायग्राम है, इसमें आपको डायग्राम बनाना सिखाएंगे। इसके बाद रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट। पहले यहाँ पर क्या टॉपिक होता था, किसी को पता है? इससे पुराने सिलेबस में, इससे पीछे वाला जो सिलेबस था, ये सिलेबस चेंज होके नया आया ना अभी, इससे पहले यहाँ मिरर इमेज नाम का टॉपिक होता था। मिरर एंड वाटर इमेज पहले यहाँ पढ़ाया जाता था। अब इसको चेंज करके यहाँ क्या लिख दिया, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट। अब इससे पहले पता है मैंने शायद 1 साल पहले जब कोचिंग स्टार्ट हुई थी
उसके बाद मैंने यूट्यूब पे एक बार रिवीजन करवाया था, उसके अंदर मैंने रैंकिंग भी पढ़ा रखी है और सिटिंग अरेंजमेंट भी। अब क्यों पढ़ाया था ये मुझे भी नहीं पता, मुझे ऐसा लगा भी कुछ एक या दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाने चाहिए भी, क्योंकि आरपीएससी कुछ भी पूछ लेती है। एक शायद कोई सीटिंग अरेंजमेंट का किसी साल क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने वो देखा तो मैंने कहा रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा लेते हैं। पिछले बैच में भी मैंने रैंकिंग पढ़ा दी थी, ऐसी ही पढ़ाई थी, उसमें भी कोई टॉपिक लिखा हुआ नहीं था, लेकिन इस साल ये दोनों ऐड हो गए हैं तो अब ये वापस से पढ़ेंगे, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके बाद लिखा हुआ है शेप्स एंड देयर सबसेक्शन, ये होता है काउंटिंग ऑफ फिगर, कि हम गिनते हैं ना कितने त्रिभुज हैं। तो अब सिलेबस देखोगे, सबसे पहली बात तो ईजी सा सिलेबस है, 4 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, 4 यहाँ से फिक्स हैं, 4 तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। उसके बाद अब कौन सा टॉपिक इनमें से इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी से कुछ भी आ जाता है। अब इस साल सीरीज से आगे 2 आगे तो 2 आगे, आप ऐसे चेंज थोड़ी कर सकते हो। तो ये दिमाग में नहीं रखना कि सर इनमें से बता दो 6 क्वेश्चन किस में से आएंगे, मैं वो वाला छोड़ दूंगा। कई ये छोड़ के जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो कि काउंटिंग ऑफ फिगर तो क्या ही करेंगे यार, वहाँ गिने तो जाते नहीं है। पता कब छोड़ा जाता है, जब आप पेपर के 2 महीने रह जाएंगे ना, और आपने सच में रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी या काउंटिंग ऑफ फिगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, उस दिन आपको ये डिसीजन लेना है कि मैं क्या छोड़ सकता हूँ, कि इसमें मेरे एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे और कम सही होने की संभावना कम है। तब आप ये दिमाग लगा सकते हो कि मैं ये टॉपिक छोड़ दूँ। अभी आप फाउंडेशन बैच में बैठे हो तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। चाहे मैथ्स पढ़ोगे आप, मैथ्स में भी आप पता क्या है सिलेक्टेड, कि यार ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, 4 टॉपिक ये छोड़ देते हैं, नहीं करना है। फाउंडेशन बैच में कभी भी ये दिमाग में नहीं रखना कि मेरे से ये नहीं पढ़ा जाएगा। अभी आपका टाइम ही ये है कि आपको एफर्ट्स लगाने हैं, तो कोई भी टॉपिक छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है बिल्कुल भी। क्लियर है? अब हम कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में भी एक बार बता देता हूं। मैं आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा और क्लास में ही आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगा भी, मैं भी कराऊंगा और आपसे करवाऊंगा भी, क्योंकि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप घर जाके रीजनिंग पढ़ोगे। तो जितनी रीजनिंग पढ़ेंगे हम क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहली बात आ गई ये नोट्स की। क्लास के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जैसे आज मैंने 10 करवाए, तो वो 10 की मैं आपको कोई पीडीएफ नहीं दे रहा, क्योंकि अब मैं ऐसे थोड़ी 10 होते ही मैं आपको कह दूं भी बाहर से पीडीएफ बांट दो। जिस दिन टॉपिक खत्म होगा, क्लासरूम क्वेश्चंस की पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे अब मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस, आप उतारते हो तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन जिस दिन जो टॉपिक खत्म होगा, उस दिन उसके जितने भी क्लास में क्वेश्चंस करवाए गए होंगे उनकी आपको क्या मिल जाएगी, एक पीडीएफ, मतलब हार्ड कॉपी के रूप में आपको प्रिंट निकाल के क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। कब मिलेगी? जब टॉपिक खत्म होगा, तभी तो पता चलेगा ना क्लास में क्वेश्चंस कौन कौन से किए हैं। अब मैं आज थोड़ी बता दूंगा भी क्लास में कौन से क्वेश्चंस किए, उनकी पीडीएफ कैसे बन सकती है। पीडीएफ बनेगी जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिलेगी। इसके साथ ही जैसे ही टॉपिक चल रहा है, 3-4 दिन हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्रैक्टिस शीट। अब ये क्या करना है, इसको आपको खुद से सोल्व करना है। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और पीछे आंसर लिखा होगा ABCD। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको सोल्व करके दिया होगा, सिर्फ आपको आंसर्स पता होंगे और आपको क्या करना होगा, इसको खुद से सोल्व करना है। अब जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस शीट भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, अगले दिन क्या डिस्कस की जाएगी? प्रैक्टिस शीट। तो अब नोट्स के बारे में किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना हो कि सर क्या मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि आप जाके ऊपर मैनेजमेंट से पूछोगे, वो मुझे ही फ़ोन करेंगे कि सर बताओ, तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि रीजनिंग में कैसे नोट्स मिलेंगे। और नोट्स कोई बनाने भी नहीं है आपको, सिर्फ जो क्वेश्चंस करवाते हैं वो क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है ना? नोट्स के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भी पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। किसी ने पढ़ी अभी सीरीज आज तक? एक ही बच्चे ने पढ़ रखी है? ठीक है भी, चलो कोई बात नहीं। अब देखो सीरीज श्रृंखला क्या होता है इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से 3 टाइप के? पहला बनता है नंबर सीरीज, दूसरा बनता है अल्फाबेटिकल सीरीज, तीसरा बनता है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। लिखना नहीं है, नहीं याद करना है कि सर 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला नंबर सीरीज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, नंबर्स की एक सीरीज बनी होगी जिसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। अब मैं आपको कह दूं कि एक के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, अगला क्या आना चाहिए? तो आप खुद बता दोगे 7 आना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि सर 1 के बाद 2 छोड़ दिया, 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर क्या लिखना चाहिए? 7 लिखना चाहिए। इसी तरह डिफरेंट टाइप के नंबर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नंबर सीरीज। इसके बाद दूसरा, इसमें सीरीज के अंदर दूसरा टाइप होता है अल्फाबेटिकल सीरीज। ये भी नाम से ही है, अल्फाबेट मतलब A to Z,
बस इसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, ABCD आनी चाहिए, A से Z तक ABCD आती है, पता बस इसमें ये ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मैं आपको ये कह दूंगा 11 पे क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 11 पे क्या आता है, वो मैं याद करवाऊंगा, क्लास में भी करवाऊंगा। बस इसमें ABCD को कैसे याद करना है, नंबर्स के साथ। अगर मैंने आपको कहा कि 16 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए P आता है, बस इतना ही याद करना है। ABCD होगी, ऐसी ही सीरीज बनेगी जो अल्फाबेट से बन जाती है, उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। तीसरा होता है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, इसमें आपको कोई खुद की साइड से दिमाग नहीं लगाना होता, वहां लिखा होगा ऐसे M, फिर खाली, फिर O लिख देगा, फिर खाली छोड़ देगा, फिर M लिख देगा, फिर 2 खाली छोड़ देगा, फिर P लिख देगा, तो आपको बताना होगा कि सर MNOP MNOP ऐसे बनना है। तो इसके अंदर आपकी साइड से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगते, जो क्वेश्चन दिया होता है उसी को आपको फिल करना होता है, एक कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, उस पैटर्न के आधार पे इसको फिल करना होता है, वो लगातार पैटर्न ऐसा ही चलेगा, MNOP है MNOP है फिर MNOP आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज बोलते हैं। तो 3 टाइप के मेन क्वेश्चन बनते हैं सीरीज में। अब हम आज पहला टाइप पढ़ते हैं, नंबर सीरीज क्या होता है। अभी इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या हैं, इतना तो पता होना चाहिए कि भी नंबर्स होते क्या हैं। मैं कह दूं कि प्राइम नंबर है और आपको पता ही ना हो कि प्राइम नंबर होता क्या है। अब देखो, पहला पता है नेचुरल नंबर क्या होता है भी किसी को, 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, किससे लेकर के 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं थी उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, जैसे लिखा पूर्ण संख्या, इसमें एक चीज की कमी थी, किसकी कमी थी, जीरो की। जैसे ही जीरो ऐड कर दिया, 1 2 3 अनंत तक क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाते हैं, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, होल नंबर में क्या आ जाता है, जीरो ऐड हो जाता है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा इवन नंबर, सम संख्या, एक पढ़ा होगा ओड नंबर, विषम संख्या। क्या डेफिनेशन होती है सम संख्या की? अब ऐसे हाथ ऊपर करके, ऐसे अकेले अकेले बोल रहे हो, विषम संख्या की डेफिनेशन पता है किसी को, क्या होती है? ठीक है, जिस संख्या में 2 का भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। विषम संख्या की क्या परिभाषा होती है? नहीं, 9 क्या होती है, 9 भी तो विषम संख्या है, उसमें 3 का भी तो जाता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। देखो, सम संख्या की परिभाषा होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, और विषम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो बताओ सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होगी, 8 होगी, इसी तरह हम आगे आगे चले जाए। विषम संख्या क्या होती है, 1 हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, डैश डैश। अब जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है? क्या होनी चाहिए, सम वाले कौन है अभी, इवन नंबर। जीरो को जो इवन नंबर मान रहा है कौन है अभी, जीरो को जो ओड नंबर अरे है, इन दोनों में से एक है, ये बता देता हूं, या तो इधर रख लो या इधर रख लो, एक साइड तो हाथ खड़ा करना ही पड़ेगा, या तो आप इवन मान लो या ओड मान लो। इवन वाले कौन है, तभी तो कह रहा हूं, ऐसे हाथ ऊपर करोगे पता चल जाएगा ना। ठीक है, अब देखो, जीरो इवन नंबर होता है या ओड नंबर होता है, इसकी परिभाषा से पता चलना चाहिए। जीरो में 2 का भाग जाता है क्या, जाता है, क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो में 2 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमने अभी बोला था जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। तो जीरो क्या होनी चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? जीरो सम संख्या क्यों है, क्योंकि जीरो में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, इसलिए जीरो क्या है, एक सम संख्या है। अब 2-4 ऐसे बैठे जिनके मन में डाउट आ रहा है कि सर जीरो में तो 3 का भी तो भाग जाता है, कि सर जीरो में तो 3 का भी तो भाग जाता है, फिर ऐसे कैसे मान सकते हो? तो हमने विषम संख्या की परिभाषा क्या बोली थी, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। क्या बोला था, 3 का भाग जाता है थोड़ी बोला था हमने क्या बोला था, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। अब देखो 6 में भी तो 3 का भाग जाता है, तो 6 विषम संख्या थोड़ी हो जाएगी। क्या है, सम संख्या की परिभाषा है जिसमें 2 का भाग जाता है। सम संख्या की परिभाषा है जिसमें 2 का भाग जाता है, जो पूरी 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर या सम संख्या। जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो ओड नंबर है। बस जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है वही ओड नंबर है। 3 से होती है, 4 से होती है, ऐसा हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं। जीरो को इसीलिए सम संख्या में रखा गया क्योंकि ये 2 से डिवाइड होती है। अब 3 से हो रही है, 4 से हो रही है, ये चेक भी नहीं किया जाता इवन या ओड नंबर के लिए। बात क्लियर है? अब देखते हैं इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है।
प्राइम नंबर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ऐसा बोला जाता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब दो फैक्टर का मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्या जिसमें या तो खुद का भाग चला जाए या एक का भाग चला जाए। क्या बोल रहा हूं? ऐसी संख्या या तो जो खुद से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो। जैसे 7 है, 7 में किसका भाग जाता है? किससे डिवाइड होती है? 7 से होती है, और एक से तो सारी होती है। इसके दो फैक्टर कौन बन जाते हैं? एक तो एक बन जाता है और एक 7 बन जाता है। तो क्या होता है प्राइम नंबर? ऐसी संख्या जिसमें केवल दो ही संख्याओं का भाग जाए, एक तो खुद का जाए और एक का जाए। क्लियर है मेरी बात? अब इसके अलावा एक कंपोजिट नंबर भी होते हैं, ठीक है। एक तो ये तो अभाज्य संख्या होगी, एक भाज्य संख्या भी तो होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन होती है ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्या? दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने कहा अभी 6 के 3 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो सर 6 का भाग चला जाएगा, एक का चला जाएगा, एक 2 का चला जाएगा, एक 3 का चला जाएगा। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी? एक कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। लेकिन हमें ध्यान में अभाज्य संख्या रखनी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि 6 को अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्यों बोला जाता है, लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर का मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं जिनमें केवल दो ही संख्याएं, एक तो स्वयं का भाग जाए, खुद का भाग चला जाए, और एक जो एक लिखा होता है उसका भाग चला जाए। अब देखो यहां लिखा हुआ है 2 3 5 7, ये देखो ये ओड नंबर जैसी ही होती है देखने में। कैसी होती है? ओड नंबर जैसी ही होती है, इसलिए इसमें और ओड नंबर में हमें कंफ्यूजन होती है। अगर मैं ओड नंबर लिखूं यहां तो क्या लिखेंगे? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे लिखा जाएगा। इनमें दो दो का ही तो गैप होता है। ये क्या है? विषम संख्याएं लिख दी मैंने। अब देखो इनको हम कंपेयर करके देखते हैं। क्या कर रहे हैं? प्राइम नंबर और ओड नंबर को कंपेयर करके देखते हैं। देखो यहां पहला लिखा हुआ है 1 और यहां पहला लिखा हुआ है 2। तो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है। क्यों है अभाज्य संख्या? 2 एक अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि सर इसके दो ही फैक्टर हैं। आप ही ने वो बताया, इसमें एक का भाग जाता है और खुद का जाता है, बस इसके दो ही फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगी? एक अभाज्य संख्या, या फिर क्या हो जाएगी? एक प्राइम नंबर हो जाएगी। अब देखो 2 3 5 7 तक तो ठीक है, 7 तक तो दोनों मैच हो रहे हैं। उसके बाद अगला ओड नंबर तो होता है 9, लेकिन अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 11 होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, बस यही गलती होती है। हम प्राइम नंबर, अगर मैं आपसे बोलता हूं आप 2 से स्टार्ट भी कर दोगे, 2 3 5 7 के बाद 9 है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता भी? क्योंकि सर 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं सर? एक तो एक का भाग चला जाएगा, एक 9 का चला जाएगा, फिर एक 3 का चला जाएगा। 3 का भी भाग जाएगा ना भी 9 में। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होता है, अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ध्यान में रखने वाली बात यही है कि 7 के बाद मैं आपसे कहूं कि अगला प्राइम नंबर क्या होगा, तो वो 11 होगा। और मैं आपको कहूं 7 के बाद अगला ओड नंबर क्या होगा, तो क्या होगा? 9 होगा। क्लियर है मेरी बात? अरे समझ में आई ये बात यहां तक? पूछो भी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। कोई तो डाउट होना ही चाहिए, ऐसे हो ही नहीं सकता। सबको समझ में आ गई? मैं इतना अच्छा मैं पढ़ाता ही नहीं, मेरे को ही पता है। चलो भी, अब देखो प्राइम नंबर ध्यान में रखना है हमेशा हमेशा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अब देखो प्राइम नंबर में आपने एक खास चीज देखी कि ये एकमात्र सम संख्या है। एकमात्र सम संख्या है 2। ये इवन नंबर है, देख लो, जो प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या है वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें 2 का भाग चला जाएगा। इसके बाद कोई भी सम संख्या लिख लो, 4 लिख लो, सही, इसमें 2 का भी भाग चला जाता है, तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हमेशा होंगे। तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, इवन नंबर है, जो क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। इसके बाद सारे ओड नंबर आते हैं। इसके बाद जितने भी आएंगे वो सब क्या आएंगे? एक विषम संख्या होगी जो प्राइम नंबर बनती है। कभी भी सम संख्या प्राइम नंबर नहीं बन सकती है, सिर्फ 2 को छोड़ करके। क्लियर है ये बात? इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, ये मैथ्स वालों के लिए है, क्योंकि उनको डाउट रहेगा कि सर 1 है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो 1 के आप बताओ कितने फैक्टर हैं? 1 के कितने फैक्टर है? एक ही फैक्टर है। 1 के कितने फैक्टर है? एक ही है। और 1 के अगर एक ही फैक्टर है तो 1 वाला तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो इसको हमने कहा ना आप प्राइम नंबर हो ना आप कंपोजिट नंबर हो।
आपको अलग रख दिया है। ना इसको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोला जाता है, ना ही भाज्य संख्या बोला जाता है। इसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। जिसको समझ में आई ठीक है, जिसको नहीं समझ में आई तो भी ठीक है। एक के बारे में ये हमारे काम भी नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि एक को दोनों में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर रह जाता है। अगर दो फैक्टर होते तो हम प्राइम नंबर बोल देते, दो से ज्यादा होते तो हम उसको क्या बोल देते, कंपोजिट नंबर बोल देते। लेकिन एक का केवल एक फैक्टर बनता है और एक फैक्टर बन रहा है, इसलिए हम इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। बात क्लियर है? चलो भी, अब ये आपका याद करने वाला काम, इतने सारे नहीं याद करने हैं, घबराओ मत। यहां तक तो सभी को याद ही है। क्या लिखे हुए हैं ये तो पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर्स लिखी हुई है भी, 1 से 30 तक की स्क्वायर लिखी हुई है। लेकिन ये वाली साइड याद करने के लिए नहीं है, ये याद नहीं करनी है। हमें कहां तक याद करना है, यहां तक। और ये सिर्फ रीजनिंग में नहीं है, आपके मैथ्स में भी बहुत काम आने वाली चीज है। अभी नहीं करोगे तो कल करोगे, कल नहीं करोगे तो परसों करोगे। एक दिन आएगा जिस दिन ये याद करनी ही पड़ेगी। तो मेरी बात, क्योंकि देखो आरपीएससी रियल टीम है। अब हम पता है इससे पहले जो बैच पढ़ाया होगा या फिर 1 साल पहले तक जो भी पढ़ाते थे, वो हम ऐसा पढ़ाते थे कि यार ठीक है इतना ही पढ़ा देते हैं बहुत है। लेकिन जैसा अब आरपीएससी कर रही है उस हिसाब से एक स्टेप ऊपर तक पढ़ना ही पड़ेगा। आप कह दो कि सर इतना हार्ड तो नहीं आता, आप तो एसएससी में लगे हो। मुझे ये कमेंट सबसे ज़्यादा आता है कि सर आप तो सिलेक्टेड एसएससी में हो और आप एसएससी वाले क्वेश्चंस करवाते हो। आप देख लेना ट्रेंड जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, तो आपको उतना रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि आप तो अभी पेपर दे भी नहीं रहे और 2-4 साल में तो मुझे लग रहा है भी कोई एमएससी वाले क्वेश्चंस ना देने लग जाएंगे। तो जितना ट्रेंड चेंज हो रहा है उस हिसाब से एक स्टेप ऊपर तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको 20 तक कम से कम स्क्वायर्स याद करनी पड़ेगी। अब देखो याद करने के लिए 10 तक सभी को याद है। 9 की स्क्वायर क्या होती है, 8 की क्या होती है, सबको पता होती है। हमें सिर्फ इतनी ही याद करनी है। ये 10 स्क्वायर्स आपको याद करनी है और कल याद करके ही क्लास में आना है। फिर मैं किसी से पूछता हूँ और उसको नहीं आता तो मुझे बेइज्जती फील होती है कि यार मैंने गलत पूछ लिया। तो वही ऐसे आगे आगे वही बैठ जाना जिनको आती हो, ताकि मैं पूछूं तो ऐसे अपने क्लास में ऐसे हो जाएगी सबको आती है, फिर पीछे तक नहीं जाएंगे। ठीक है ना? आगे की 3 लाइन में वो बैठ जाना जो पढ़ के आते हैं अभी, हाँ मुझे आता है, ताकि मैं आगे आगे पूछ लूंगा। फिर अपने में ऐसे हो जाएगा कि पीछे से किसी को पूछ लेंगे, वो नहीं बताएगा तो 200-250 के सामने बेइज्जती हो जाती है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो इस हिसाब से बैठ जाना भी कल। ठीक है? तो 20 तक क्या याद होनी चाहिए अपने को, स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। 11 की स्क्वायर क्या होती है, 12 की। किसको याद है 20 तक? हाँ फिर ठीक है। 13 की होती है 169, 14 की 196, 15 की 225, 16 की, अब देखो 16 की स्क्वायर होती है ना और 6 की क्यूब होती है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हमें, क्योंकि हमें 216 याद आता है जल्दीबाजी में। क्योंकि यहाँ 16 लिखा होता है तो हमें 216 याद आता है। तो 16 की स्क्वायर को अच्छे से याद करना है कि 256 होती है, ना कि 216 होती है, क्योंकि ये ही दिमाग में आता है 16 की स्क्वायर याद करते ही। तो इस चीज का ध्यान रखना है। 17 की क्या होती है अभी, 289, 18 की क्या होगी 324, 19 की और 20 की तो सभी को पता ही है। तो 20 तक आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको 10 तक क्या याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। ये आगे क्यों लिखी है, अगर जिसको 20 तक याद है तो वो भी 2-3 आगे वाली याद कर ले, हो सकता है जीवन में काम ही आएगी। याद किया हुआ ऐसा तो है नहीं कि दिमाग भर जाएगा। आपका दिमाग कभी कितना भी पढ़ लो, कुछ भी याद कर लो, कभी भी मेमोरी कम नहीं पड़ेगी कि सर दिमाग भर चुका है डिलीट करना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके दिमाग में जितनी चीज स्टोर कर सकते हो आप उतनी चीज स्टोर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है 20 तक याद है तो आप आगे वाली 2-3 याद कर लो, 5 याद कर लो, वो आपके काम ही आएगी। ठीक है? इसके बाद 10 तक आपको मिनिमम क्या याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। 1 की क्यूब क्या है 1, 2 की क्यूब क्या होती है 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की क्यूब क्या होती है 216 और 16 के स्क्वायर क्या होता है 256, 7 की क्यूब क्या होती है 343, 8 की 512, 9 की 729। अब देखो 9 की क्यूब हो गई और यहाँ 27 की स्क्वायर होगी, ये भी एक जैसी होती है। 9 की क्यूब और 27 की स्क्वायर भी क्या होती है एक जैसी होती है, 729 होती है। क्यों होती है, देखो 9 गुणा 9 गुणा 9 ही तो होगा क्यूब, यही होगा 9 का क्यूब। मैंने कहा इस 9 को 3 गुणा 3 लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना भी। अब मैंने इस 3 को तो इसके साथ गुणा कर दिया 27 बन गया, गुणा में इस 3 को इसके साथ गुणा कर दिया 27 बन गया। तो 9 की क्यूब क्या होती है 27 की स्क्वायर ही होती है और क्या होती है 729 होती है। तो 10 तक क्यूब याद करनी है और 20 तक स्क्वायर्स आपको
याद होनी चाहिए, ये यहाँ भी काम आएगी और मैथ्स में भी बहुत काम आने वाली है। क्लियर है? चलो भी अब करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करो भी। अरे भगवान। सही है, सही है, सही है भी सभी का। देखो कैसे करते हैं, मैं ये बहुत ही इजी, ये पेपर में आएगा भी नहीं। पहला क्वेश्चन तो ऐसे आपको बताने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ भी किसी को करना आता है या नहीं आता। इसको सोल्व करते कैसे हैं? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि सर संख्याएं बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐड करके अगला नंबर बन रहा होगा। क्या ऐड किया है पहले में? 7 में क्या जोड़ते हैं? 13 आ जाएगा। प्लस 6 किया है। 7 और 6 क्या होते हैं? 13 होते हैं। फिर क्या जोड़ा सर? प्लस का क्या कर दिया? 8 कर दिया। 8 जोड़ने, 13 में 8 जोड़े 21 हो जाएंगे। फिर क्या जोड़ा है? 21 में क्या जोड़ दिया? 10 जोड़ दिया। उसके बाद क्या जोड़ना चाहिए? अब देखो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है, ये तो पक्का ही है। 6 के बाद बना 8, 8 के बाद बना 10, तो 10 के बाद क्या आएगा? 100% 12 ही आएगा। 12 ही आना चाहिए। 12 जोड़ दिया, 31 में 12 जोड़ा तो क्या आ गया? 40, 2 और 1 3 4, 43 आ गया। 43 हमारा आंसर है। लेकिन आगे एक नंबर और लिखा हुआ है 57। हमेशा ये चेक करना है। क्या सिखाया मैंने इस क्वेश्चन से? यहां तक ठीक है, 43 इसका आंसर भी है, लेकिन आगे 57 देने का क्या मतलब है? फिर 57 क्यों लिखा गया था? हमेशा इसको चेक करना है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप चेक नहीं कर रहे हो, लेकिन हमेशा चेक करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। जब भी आगे एक नंबर लिखा होगा उसको हमेशा चेक करूंगा मैं। अब क्या जुड़ना चाहिए? 12 के बाद 14 जुड़ना चाहिए। 43 में हमने 14 जोड़ा तो आ रहा है क्या 57? 4 और 3 7, 5, 57 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर 43 क्या एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन को पहली चीज हमने सीखा कि करते कैसे हैं। दूसरी चीज ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमेशा लास्ट में जब भी नंबर दिया होगा उसको चेक करेंगे, क्योंकि उसका काम ये नहीं है कि वो आपसे 6 8 10 12 जुड़वाए, नहीं, वो आपके दिमाग से खेलेंगे। यहाँ नंबर चेंज होते ही इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चंस देखोगे, ये नंबर चेंज होने के कारण ये सीरीज चेंज हो जाएगी। कैसे होगी आगे देखेंगे भी। ये वाला क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करो भी। अरे वो ऑनलाइन वाले कमेंट तो दिखा दो यार, उनकी तो बात ही नहीं सुनी। हेलो सर, हेलो फाउंडेशन बैच, आरएस मेंस प्री मेंस बैच ज्वाइन करना जरूरी है। दूसरे का ए 524 आ रहा है अभी। 592 आ रहा है, मैंने तो इनका आंसर है, देखते हैं क्या आएगा। लिखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा अपने आप, उसको देख के, क्वेश्चन को देख के थोड़ी आंसर आ जाएगा। 85 85 घटाओ इसमें से, ये घटा भाई, क्या आएगा? क्या है आंसर? 592। ठीक है भाई। आपका क्या पेन पेपर? क्यों? ठीक है। अरे क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ये तो मैं आपको बता देता हूँ भैया। आप इसको घुरे जा रहे हो, क्या हो जाएगा? चेंज थोड़ी हो जाएगा ये कोई। इस क्वेश्चन को देख के ये सोल्व नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, पेपर पे लिखना पड़ेगा कि क्या माइनस करने पे क्या आता है, उसके बाद ही सोल्व होगा। और आप सोच रहे हो कि सर तो करा ही देंगे, तो मुझे तो आते ही हैं फिर। अगर आपको यही है कि मेरी ही चेक करना है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, तो मुझे तो ये आते ही हैं अभी। और ये क्लास में होंगे ये तो पक्का ही आते होंगे। कोई बुक वाला फिर भी ऐसा हो सकता है कि मुझे ना आए, लेकिन जो मैं क्लास में लेके आऊंगा वो तो मुझे पक्का आंसर भी याद होंगे कि किसका क्या होगा। तो आप ये तो मत चेक वेट करो कि सर करेंगे, मैं तो कर ही दूंगा।
देखो भी क्या आ रहा है, पहला काम क्या करते हैं, देखो स्टेप वाइज चलेंगे। पहला हमने देखा कि संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, तो इनका हम डिफरेंस ही चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 286 के बाद सीधा लिख देता 1000, तब हम डिफरेंस चेक नहीं करते, फिर हम देखते हैं कि कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं कर रखा, कहीं गुणा करके कुछ लिखा हो, क्योंकि इतने बड़े डिफरेंस नहीं देता है वो जनरली। लेकिन यहां तो छोटा सा ही डिफरेंस, तो हमें डिफरेंस चेक करना होगा। क्या रहा है पहला डिफरेंस, प्लस का 17 किया। दूसरे में क्या रहा है, प्लस का 17। अब आधे तो यहीं से प्लस 17 कर देते हैं और 524 आंसर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। कभी भी रीजनिंग को ऐसा नहीं सोचना कि उसने 17 जुड़वाना था, 2 बार 17 दिया और 17 जोड़, सबको आता ही है, किसको नहीं आता। तो रीजनिंग आपका दिमाग चेक करने के लिए तो कंप्लीट करो क्वेश्चन को। कभी भी यहाँ लास्ट चेक किया था, यहाँ पूरा कंप्लीट देखना है। सब में 17 आएगा तो क्या दिक्कत है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 10 सेकंड और लग जाएंगे सबके चेक करने में। हमें हमेशा चेक करना है। क्या रहा है यहाँ पे 51, यहाँ क्या आएगा भाई 51 नहीं आ रहा अभी, यहाँ क्या आ रहा है अभी 85। अब देखो वैसे तो 17 का पहाड़ा लिखा है, लेकिन 17 का पहाड़ा हमें नहीं आता, मुझे भी नहीं आता पूरा। तो अगर आप मुझसे सुनोगे, हो सकता है मैं ऐसे गुणा कर करके जल्दी जल्दी बता दूंगा, लेकिन एकदम से याद तो हमें भी नहीं है। तो नहीं याद तो क्या है, इतना तो दिख रहा है ना कि सर 2 बार 17 जोड़ा इसने, 2 बार 17 जोड़ा है, 2 बार 51 जोड़ा है। तो अब ऐसा नहीं है कि 1 बार 85 जोड़ देगा, कोई ना कोई पैटर्न तो फॉलो हो रहा होगा। ऐसा नहीं है 2 बार 17 जोड़ा, 2 बार 51 जोड़ा और 1 बार 5 जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। उसने अब यहाँ 85 जोड़ा है तो अगली बार 85 ही जोड़ना पड़ेगा उसको, चाहे वो 17 का पहाड़ा बन रहा है चाहे नहीं बन रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 2 बार 17 जोड़ा, 2 बार 51 जोड़ा, तो 2 बार क्या जोड़ेंगे 85 जोड़ेंगे। अब इसमें 85 जोड़ने, क्या आ जाएगा 592 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्या चीज सीखे हमने इन दोनों क्वेश्चन से, कि लास्ट तक जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे शांति बनाए रखनी है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के शांति से पूरा क्वेश्चन करना है रीजनिंग का। आप जब भी पता पेपर दे के आओगे ना, मैं आपसे पूछूंगा कितने सही हुए, कोई भी पेपर में आप कहोगे सर 7 हो गए, 3 क्यों नहीं हुए, मेरे से सिली मिस्टेक होगी। आप कभी ये नहीं कहोगे मुझे क्वेश्चन आता नहीं था। देख लेना आप रीजनिंग का, आप इतने मॉक दोगे, इतने टेस्ट दोगे, जब भी गलत होगा ना, आपकी गलती क्या होगी, सिली मिस्टेक होगी, सर ऐसा करना था और ये हो गया, आता आपको होगा। तो रीजनिंग में गलती क्या होती है, सिली मिस्टेक्स ही आपकी गलतियां होंगी। ये कभी नहीं होगा कि मुझे आता नहीं था, कि सर ये क्वेश्चन तो मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, मुझसे हो ही नहीं सकता था। नहीं, जैसे ही आप उसका सोल्यूशन देखोगे आपके दिमाग में एक ही लाइन आएगी, यार आता तो था, मेरे से गलती होगी। तो वो गलती नहीं करनी है, बस शांति से करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही होता है। तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं इसके साथ ही, वो भी करना है अभी। 107, 87, 69, 53 क्वेश्चन मार्क और 15। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस करने में। थर्टी नाइन उस वाले का, इसका 39 आता तो फिर मैं क्यों ही देता, बताओ। 39 तो नहीं आएगा, ये तो पक्का है ना। भी उसका 39 आ गया, इसका 39 तो नहीं आएगा, कुछ और सोचना ही है आपको, ये तो पता ही है। अगर दोनों के 39 आंसर होते फिर मैं क्यों लिखता। यहाँ 15 लिखा है, इसका कोई तो रीजन है ना, वो रीजन ही सोचना है। अरे वो दूसरे वाला पेन का है, वो वाला है ना जो बोर्ड का है, ये पता। चलो ये वाला करो, ये वाला देखते हैं जिससे नहीं हुआ। क्या दिया हुआ है, हमें दिख रहा है संख्याएं थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, तो हम देख लेंगे डिफरेंस क्या है। पहले में क्या हुआ, 20 का माइनस कर रखा है, -20 कर रखा है। उसके बाद हमने सेकंड डिफरेंस चेक किया, क्या किया गया अभी 17 18, माइनस का 18 कर रखा है।
उसके बाद क्या किया, होना चाहिए, हमें पता है कि -16 होना चाहिए, हम चेक करेंगे क्या किया है, 9 3 6 माइनस का 16 किया। अब हमें पता है सर 20 कम किए, फिर 18 किए, फिर 16 किए। अब क्या कम करना चाहिए उसको, 14 कम करना चाहिए। अब 53 में से 14 गए तो क्या आ जाएगा, 39 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर था? क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो हम इसको आगे क्या चेक करेंगे, कुछ नहीं कर सकते थे, और इसका आंसर 39 100% सही है। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर ये आ जाता है पेपर में, तब हम क्या करेंगे भाई, कुछ भी चेंज नहीं कर रखा, लास्ट में 15 लिख दिया, तो उस 15 का कोई तो, यही तो पहले क्वेश्चन में सीखा हमने कि उस 15 का कोई तो लॉजिक होगा। ये है इजी, अगर पेपर में सबसे इजी आएगा, ये तो सभी कराएंगे, इसमें आपको फायदा क्या होगा। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा, ये मुश्किल में हो जाता है, बस इसको हम कह देते हैं कि सर पेपर में हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वाला हार्ड होता है। आप देखो क्या है, हमने सबसे पहले यही तो चेक कर सकते हैं पेपर में, अगर ये क्वेश्चन होगा तो आपकी पहली अप्रोच क्या होती है, हम सबसे पहले भिड़ते ही इनका डिफरेंस निकालते हैं, और कुछ नहीं करता। किसी भी बच्चे की आप कॉपी उठा लेना, वो सबसे पहले यही काम करेगा, इनका डिफरेंस निकालेगा। तो हमने भी सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाला, क्या आएगा, -20 कर रहा है, फिर क्या किया, 18 किया, फिर क्या किया, 16 किया। अब इसके बाद 14 करना चाहिए था, आपने इसका 14 किया भी होगा, सबसे पहले तो हमने किया, हमने आंसर निकाला 39। फिर हमने कहा कि 14 के बाद अब क्या माइनस करना चाहिए, 12। 39 में से 12 गए तो क्या आना चाहिए, 39 में से 12 जाएंगे, क्या आएंगे, 27, 27 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 लिख रखा है, तो इसका मतलब ये तो लॉजिक नहीं लग रहा भी, यहां तक तो ठीक था लेकिन ये लॉजिक नहीं लग रहा। तो अब हम क्या सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसके अंदर होता है रिपीटेशन, क्या कहते हैं, रिपीट की जाती है चीजें। मतलब आपने 20 18 16 माइनस किया है, उसके बाद अगर लास्ट वाला आपका मैच नहीं हो रहा, 20 मतलब 20 के बाद 16 के बाद 14 और 12 करने पे लास्ट मैच नहीं हो रहा, तो एक सेकंड ऑप्शन होता है, क्या, इसी को रिपीट किया जाता है। क्या किया जाता है, इसी को रिपीट। क्या कर सकता है वो, इसमें से 20 माइनस कर दे, 18 कर दे, फिर 20 18 कर दे, फिर 20 18 कर दे। और क्या कर सकता है, उसने 20 किया, 18 किया, 16 किया, वापिस 20 18 16 कर सकता है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि भाई आंसर 39 के बाद 15 मैच नहीं हो रहा, तो आंसर आपको पता चल गया ना कि 39 तो नहीं है। अगर पेपर में यही ऑप्शंस लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन आया है, आपने 39 निकाला, 39 निकालने के बाद आपने आगे माइनस करके देखा, 27 लिखा होता तो आप सही कर देते, 27 लिखा होता तो आप कह देते बिल्कुल 39 सही है। लेकिन उसने 15 लिख के दे दिया है, तो इसका मतलब 39 तो मेरा आंसर होगा ही नहीं, इसको तो मैं नहीं भर रहा। यही तो वो चाहता है कि मैं 39 भरूं, तो मैं 39 तो नहीं भरने वाला। अब मैं क्या कर सकता हूं कि सर रिपीटेशन होती है, कई बार वो क्या करता है, जो लॉजिक पहले 3 में लगा वही आगे 2 में भी लगा सकता है, 4 में भी लगा सकता है, वो आपको हिंट जरूर देगा। अब ऐसा नहीं है मैं इसको मिटा दूं और इसका आंसर चेंज करके कोई और लिख दूं 33, नहीं कर सकता। फिर ऐसा नहीं है कि 20 18 16 माइनस करे, लास्ट में 15 भी नहीं दे रहा और आपको कह दे कि नहीं मैं तो वापस से 20 18 16 माइनस कर रहा था, ऐसा नहीं करेगा वो। आपको कोई ना कोई हिंट देगा, और वो हिंट यहाँ क्या है, ये 15 लिखा हुआ है, इसके कारण आप 39 आंसर नहीं दे रहे। अगर ये 15 नहीं है तो कोई भी इसको 39 को गलत नहीं कह सकता, 100% सही है। फिर ये, फिर कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। फिर हम नहीं कह सकते कि सर वापस 20 माइनस कर देता, नहीं कर सकता भी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगेगा। लेकिन 15 के कारण हमने अब चेक किया कि सर रिपीटेशन करके देख लेता हूं, वापस मैंने 20 माइनस किया तो क्या आया, यहाँ 33। अब इसमें से वापस मुझे 18 माइनस भी चेक करना है 20 के बाद। ऐसा नहीं है 20 के फिर उसके बाद 5 माइनस हो रहा होगा, नहीं, अब वापस रिपीटेशन हो रही तो यही होगी, 20 के बाद क्या माइनस होना चाहिए, 18 माइनस। अब 33 में से 18 गए तो 15 आता है, बिल्कुल आता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 33 होगा। सेम क्वेश्चंस है, लेकिन इसका आंसर आपसे कोई पूछेगा तो 39 देना है, और इसका आंसर कोई आपसे पूछेगा तो क्या आएगा, 33 आएगा। और यही मुश्किल है, बस रीजनिंग में यही मुश्किल बना सकता है वो, कि आपके दिमाग से खेल ले, आपसे ऐसा काम करवाए जो आप सोचो ही ना कि यार 53 के बाद सीधा सीधा 14 माइनस होना चाहिए था, 39 आना चाहिए था। वो इतना ईजी नहीं आता, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। आते थे एसआई वाले पेपर में इतने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इससे पहले वाले जो हुए हैं बिल्कुल इजी आते थे, लेकिन अब वो आपको पता है जीके जीएस का पेपर तो आपके लिए सबसे बड़ा पहाड़ बना दिया उन्होंने, कि ये तो पास करने ही नहीं देंगे। तो उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल, वो रीजनिंग को कर ही क्या सकते हैं, यही है उनके लिए मुश्किल बस। तो आपको वहां आराम से पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, लास्ट तक जाना है। जब आप संतुष्ट हो जाओ ना कि हाँ मैंने कोई गलती नहीं की, वहां कभी ये तुक्का नहीं लगाना कि यार हो सकता है 17 ही माइनस किया हो और मैं 17 माइनस कर रहा हूँ, आंसर भी मैच हो रहा है लगा देते हैं, नहीं करना। इतनी गलतियां नहीं करनी, यही गलती होगी क्वेश्चन गलत करने में। अरे बात समझ में आ गई ना सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भी अब।
आराम आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं, जो स्पीड आएगी तब भी करेंगे। अभी आराम से, किसी को कोई डाउट है तो आराम से क्लास में देखो, हाथ ऊपर करने हैं। तो सर ने बताए होंगे 5 रूल, बता गए ना विकास सर? तो बस ठीक है, अभी उन्हीं 5 रूल के आधार पे आप जो भी पूछोगे आपको आंसर जरूर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है और वो तरीका अपने को फॉलो करना है। भी क्लास में जिसको जो डाउट है एक बार हाथ ऊपर कर ले, उसके क्वेश्चन को अवश्य सुना जाएगा और जो भी उसका उचित आंसर होगा वो उसको मिल जाएगा। क्लियर है बात? चलो भी अगला क्वेश्चन करो। एक और लिख देते हैं। तैतीस 27, हाँ भाई 33 वाले सही है अभी ऑनलाइन। ओम प्रकाश 27, 50 आएगा अभी। पहले वाले का क्या आ रहा है अभी? दूसरे वाले का 48। अब देखो, अब दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, आ गया ना? अब दोनों क्वेश्चन आपके सही हो गए। इससे पहले यही दिक्कत आती है कि हम यहाँ तक तो चले जाते हैं, इसका भी 50 ही दिखता है और इसका भी 50 ही दिखता है हमें, दोनों का आंसर हमें सेम दिखता था आज तक। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब इसका आंसर 50 कैसे आ रहा है? हमने देखा, सबसे पहले डिफरेंस चेक किया। क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ? 3 का। क्या किया? 3 माइनस किया। उसके बाद क्या किया? अभी 5 माइनस किया। क्या किया? 5 माइनस किया। सबसे पहला काम यही है, अगर संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है या धीरे धीरे घट रही है तो पहला काम आप डिफरेंस चेक करके देखो। आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो डिफरेंस से नहीं होंगे, वहां भी मैं आपको पहला काम यही कहूंगा कि आपको एक बार डिफरेंस चेक करना है। बिना डिफरेंस चेक किए आगे मत जाना, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो चाहता बहुत कुछ है आपसे करवाना, लेकिन अगर आप 2 बार डिफरेंस भी निकाल लो ना, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल टाइप्स होते हैं रीजनिंग में, कि मैंने इस तरीके से करवाया, हो सकता है आपने किसी और तरीके से सोचा होगा और आंसर सेम आएगा। तो दोनों तरीके सही माने जाते हैं। मैं क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें मैं आपको 2 मेथड्स करवाऊंगा। तो आपको हमेशा डिफरेंस की साइड जाना है एक बार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन अगर आप उसका 2 बार डिफरेंस भी निकाल लोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत हार्ड है लेकिन उनका इजी सॉल्यूशन निकल जाता है। ऐसे हम करेंगे क्लास में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि 2 बार डिफरेंस तो निकालना ही चाहिए हमें। अब हमने इसमें निकाला, 3 आया, 5 आया, इसके बाद क्या आया? अभी 7 का डिफरेंस आया। अगला क्या आ सकता है? क्या आ सकता है अभी? अब देखो, 9 और 11 दोनों आ सकता है। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 9 और 11 दोनों आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि मैं आपको कोई ऑड नंबर बताऊं तो आप कहोगे सर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, मैंने आपको कहा कि प्राइम नंबर बताओ, 3 से प्राइम नंबर बताओ, तो आपने कहा कि सर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो अब वो कौन सा लॉजिक लगा रहा है हमें कैसे पता चलेगा? भी वो कौन सा लॉजिक लगा रहा है हमें कैसे पता चलेगा? ये भी है, ये भी है, और दोनों लॉजिक सही है। प्राइम नंबर भी तो आता है मैथ्स में, ऐसा थोड़ी कि 3, 5, 7 के बाद 9 ही आएगा, 11 भी आ सकता है अगर कोई प्राइम नंबर पूछे तो हमने कहा कि सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ -9 भी हो सकता है और -11 भी हो सकता है। दिमाग में ये बात आनी चाहिए, जब भी 3, 5, 7 का गैप आए उसके बाद दोनों गैप आ सकते हैं, 9 भी आ सकता है और 11 भी आ सकता है। अब मैं दोनों चेक करूंगा। क्या करेंगे? दोनों चेक करेंगे। सबसे पहले हमने 9 चेक किया, 59 में से 9 गए तो क्या गया? 50। 9 घटाने पे क्या आ गया? 50 आ गया। अब आगे क्या घटाना चाहिए? 11 घटाना चाहिए ना। 9 के बाद क्या घटाएंगे? 11 घटा के चेक करेंगे। इसमें से 11 माइनस किया तो 39 आ रहा है। 50 में से 11 गए तो 39 आता है क्या? भी पक्की बात है, तो बिल्कुल सही है। बस आगे मत भी इससे आगे मत चेक करो, लेकिन यहां तक तो ये हो ना कि उसने जो लिखा वो हमने निकाल लिया। आगे चेक करोगे 13 माइनस करके देख लो। 11 के बाद अगला ओड नंबर क्या होता है? 13 होता है, तो 13 भी घटा के देख लेंगे, 26 भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर 50 क्या एकदम सही है। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलो अभी अब सेम ही क्वेश्चन वहां लिख दिया, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें यहाँ 39 की जगह क्या लिख रखा है? 35 लिख रखा है। हमारे पास तो यहां भी सेम दिमाग चला था, यहां भी सेम ही चलना चाहिए कि सर यहाँ 3 माइनस हुआ,
3 माइनस हुआ, यहाँ क्या हुआ 5, इसके बाद क्या हुआ है 7। अब हम तो क्या सोचेंगे कि सर 9 भी माइनस हो सकता है और 11 भी माइनस हो सकता है। पहले मैंने चेक करूंगा, 9 ही चेक करेंगे जल्दी जल्दी में, तो हम कि 3 5 7 है, एक बार 9 घटा के देख लेते हैं। हम 9 घटाते तो 50 आ जाता, फिर हम 11 घटाते तो यहाँ 35 लिखा, हमारा आंसर 39 आता। इसका मतलब 9 तो माइनस नहीं हो रहा है। वो तो हमने यहाँ चेक कर लिया, लेकिन पेपर में तो ये अकेला आएगा ना क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी है दोनों साथ में आ जाएंगे, एक ही आएगा। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में वहां लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले ये देखोगे 3 कम हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, अब 9 हो सकता है या 11 हो सकता है। क्या हो सकता है, 9 भी माइनस हो सकता है और 11 भी। अगर 9 माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ओड नंबर की सीरीज है, अगर 11 माइनस हो रहा है तो किसकी सीरीज है, प्राइम नंबर की। किसकी सीरीज है, प्राइम नंबर की। तो हमने देखा 9 माइनस करके सर 35 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 9 तो माइनस नहीं होगा। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं 11 भी माइनस कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन यही है, 11 माइनस कर सकते हैं। अब हमने 59 में से 11 माइनस किया तो क्या आ गया 48। क्या आ गया, अब अगला माइनस करके चेक करना है 100%। अब मुझे पता है कि 48 में से क्या माइनस करूंगा बताओ, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा 13। क्या होगा 13 होगा। तो मैंने यहाँ 13 माइनस करके देखा, 48 में से 13 गए 35 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या माइनस करना था, 11 माइनस करना था। ये जो क्वेश्चन है ये प्राइम नंबर पे बेस्ड है। किस पे है, प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, ये किस पे बेस्ड है, ओड नंबर पे। बात समझ में आ गई, बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। क्लियर है, चलें आगे। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो। चार 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 छः चौक 24, सही है भाई, इजी से है भाई ये तो। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस तो नहीं निकाल रहा ना। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सभी क्वेश्चंस में डिफरेंस निकाल रहे थे, क्योंकि सर आपने तो कहा था डिफरेंस तो निकालना ही है। अभी आप पिछले क्वेश्चन में ये बोल रहे थे कि डिफरेंस तो सबसे पहले निकालना ही है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है। अब मैंने देखा कि यार यहाँ से यहाँ तो मैं डिफरेंस फिर भी निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद इससे आगे इतना डिफरेंस चेंज हो गया, इतना डिफरेंस चेंज नहीं होगा। डिफरेंस चेंज होगा कोई 10 का, 20 का, 30 का फर्क आता है। 200 का, 300 का, 500 का फर्क नहीं आएगा डिफरेंस में। अगर ऐसा होता है तो संख्याएं तो बढ़ ही रही है, तो बढ़ कैसे सकती है, या तो कुछ जोड़ने घटाने पे बढ़ या घट सकती थी। अब क्या कर रहा है वो, मल्टीप्लाई। क्या कर रहा है, गुणा। किसी संख्या का गुणा किया जा रहा है, जिससे संख्याएं इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो हमने कहा कि किसका गुणा किया जा रहा है, तो ये तो सभी को पता है 4 का गुणा हो रहा है। ये तो सबको पता है क्या हो रहा है, 4 का गुणा हो रहा है। तो मैंने कहा अभी इससे आगे तो चेक करना ही पड़ेगा ना। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास पहला ऑप्शन 4 ही है। आप एक बार क्या चेक करोगे, 4 से गुणा करके ही चेक करोगे। और 36 को 4 से गुणा करोगे तो 144 आ जाएगा, आ जाएगा अभी, ठीक है भी। फिर उसके बाद यहां तो मुझे पता चल रहा है कि सर बिल्कुल 4 गुणा मैं करके देख लेता हूं, क्योंकि ये तो 100 के आसपास है, 500 के आसपास है, तो 4 गुणा के आसपास होगा। इसको भी हमने क्या कर लिया, 4 से गुणा करके देख लिया। 144 को 4 से गुणा करते 576 आ रहा है। चेक किया किसी ने भी, चेक किया क्या किसी ने, गुणा करके देखा है, ठीक है भी, 576 आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है, इसके बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बनते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं भैया। यहां 3 बार उसने 4 से गुणा किया, इसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। कोई कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 बार 4 से गुणा करने के बाद ऐसा नहीं है वो 6 से गुणा करके आंसर लिख देगा, नहीं लिख सकता। कोई पैटर्न फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना। उसने 3 बार अगर 4 का गुणा किया है, आगे कोई संख्या भी नहीं लिख रखी, तो यहां वो चेंज नहीं कर सकता। एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, 100% किससे गुणा करना पड़ेगा उसे, 4 से ही करना पड़ेगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता,
कोई ऑप्शन नहीं है 3 बार। हाँ हो सकता है 2 बार वो 4 से गुणा करता, फिर यहाँ 8 से कर देता, तो फिर हम 8 से कर लेते। इसीलिए तो हम पूरा चेक कर रहे हैं, नहीं तो हमें तो पता है सर यहाँ 4 से किया, सीधा यहाँ भी 4 से कर देता हूँ, ऐसे ही कर लेता फिर तो मैं। लेकिन नहीं, अगर उसने 2 बार 4 से किया, हो सकता है 2 बार 5 से कर दे, हो सकता है 2 बार 4 से किया, अगली बार 10 से कर दे 2 बार, वो उसकी मर्जी है। लेकिन कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करेगा कि 3 बार 4 से किया है तो फोर्थ टाइम भी उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से ही करना पड़ेगा। 576 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 4 आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हम्म हो जाएगा। मैं तो आएंगे स्क्वायर वाले भी आएंगे, देखो वो क्या है ना कि एक फ्लो चल रहा है, तो मैं उसमें है ना स्क्वायर वाले क्वेश्चंस अलग से करवाऊंगा, आएंगे वो भी आएंगे, हो जाएगा। सीरीज के क्वेश्चन करने के एक या दो नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 से 4 तरीके भी हो सकते हैं। मैं खुद करवाऊंगा आपको भी मेथड 1 मेथड 2 करके, जिसमें मैं आपको एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से या 3 तरीके से, कि आप कैसा सोचते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आंसर सही आएगा, बस आपका पैटर्न फॉलो होना चाहिए। कोई भी ऐसी इलॉजिकल बात नहीं करनी कि मैंने 1 से गुणा किया, 2 से किया, 3 से किया, फिर 8 से कर दिया, ऐसा नहीं करना। कोई ना कोई लॉजिक फॉलो करके आप आंसर निकाल लो, वो तरीका आपका है, जैसे भी करते हो आंसर आ जाएगा। वो कोई अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा तरीका सबसे अच्छा है, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं, आप स्क्वायर से। लेकिन ये सबसे इजीएस्ट वे इस क्वेश्चन को करने का भी, हम ऐसे सोच लें तो आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते हो, वैसे भी आंसर आ जाएगा, स्क्वायर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे भी, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या आ रहा है आंसर भी सी आ रहा है। क्या किया इस क्वेश्चन में, क्या किया इसने, अब देखो 9 से क्या किया इसने, किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया। ये तो सबको दिख रहा है कि सर इसमें आप डिफरेंस क्यों नहीं चेक कर रहे, क्योंकि भाई आंसर देखो 1080, यहां हमें बनाना है 6480, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं निकालेंगे, आंसर तो इनमें से ही कोई आएगा। अब मुझे 216 के बाद इन पे जाना है, इन चारों में से एक आंसर टिक करना है, तो मैं डिफरेंस से नहीं निकाल सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। जब संख्याएं बढ़ती है तो दो ही ऑप्शन है, या तो कुछ जोड़ सकते हो या कुछ गुणा कर सकते हो। अब देखो 2 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 4 लिखा है, तो मैंने क्या किया, कुछ जोड़ दिया। संख्याएं बढ़ रही है तो मैं कुछ जोड़ के ही बढ़ा सकता हूं। अब मैं 2 के बाद 8 लिख दूं, 2 के बाद सीधा क्या लिख दूं, 8 लिख दूं, 8 के बाद मैं 32 लिख दूं, तो इसका मतलब संख्याएं बहुत जल्दी बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो मैं कुछ जोड़ सकता हूं या मैं किसी का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो यहां इतनी बड़ी संख्याएं निकालनी है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने देखा 9 से 18 में 2 का गुणा हुआ, फिर किसका गुणा हुआ, 3 का, फिर किसका गुणा हुआ, 4 का। अब किसका गुणा होना चाहिए सर, हो सकता है 2 3 4 रिपीट भी कर दे, इस चीज का ध्यान रखना है बस। ये हमें यहां से पता चलेगा कि हम 5 का गुणा करके 6 का गुणा करके चेक करेंगे कि 6480 बन रहा है, तो ही आंसर होगा। हो सकता है वो 2 3 4 से गुणा किया, वापस 2 3 4 से गुणा करके भी आंसर लिख सकता है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ तो 5 का गुणा कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है अभी 1080, और इसमें 6 का गुणा करके हम चेक कर लेंगे, 1080 ही बन रहा है ना, हाँ ठीक है अभी। तो हम यहाँ गुणा करके चेक कर लेंगे, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाला हमेशा चेक करना है, क्लियर है ना, हमेशा चेक करोगे जब भी लास्ट में कोई नंबर लिखा होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है। कितने बजे तक है ये, 1 बजे, का दूसरे का से। क्या रहा अभी आंसर, कर लिया, कहाँ के, कॉपी तो है ही नहीं भाई। क्या किया अभी इसमें, इसमें भी हमने देखा अभी संख्याएं बढ़ रही है, यहाँ 108 से मुझे
सीधा देखते हैं भी इनमें से कोई आंसर निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। अगर किसी को ऐसा डाउट लगता है तो डिफरेंस निकाल के एक बार चेक कर लेना, क्या जाएगा, ये 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्वेश्चन तो सही होगा। अगर किसी को कहीं भी ऐसा डाउट लगे कि और कोई तरीका हो सकता है, आप डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हो। डिफरेंस सबसे इजी वे है ये क्वेश्चंस करने का। हम करेंगे अभी आगे क्वेश्चंस बहुत करेंगे क्लास में, तो हम डबल डिफरेंस तक भी जाएंगे कि 2 बार डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। अभी तो हम 1 बार डिफरेंस निकाल रहे हैं, फिर हम 2 बार निकाल के देखेंगे। करना क्या है, उसमें भी माइनस ही करना है। यहां मैंने चेक किया, क्या किया गया, अभी 2 से गुणा किया, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे। उसके बाद क्या किया, किससे गुणा किया, अभी 3 से गुणा किया। पहले इसने 2 से किया, फिर क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। अब इसके पास क्या ऑप्शन है, ये 4 से गुणा कर सकते हैं, ऑप्शन है इसके बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 से गुणा कर सकता है। मैंने चेक किया अभी 54 में 4 का गुणा, 50 को ही 4 से करते हैं तो 200 बन जाता है, तो 108 आ रहा है। इसका मतलब इसने 4 से तो नहीं किया, तो इसने पहले 2 से किया, फिर 3 से किया। अब इसके पास एक ऑप्शन और होता है कि ये वापस 2 3 से कर दे, तो हमने कहा कि इसको 2 से गुणा करके देख लेते हैं। 54 को 2 से गुणा किया, 54 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आता है। अभी पक्की बात है ना, 54 को 2 से गुणा करते हैं 108 आता है ना। अरे कैसे नाश्ता वास्ता नहीं करके आएगा क्या, आवाज वाज ही नहीं आ रही, पहले क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा तो बता दो, ऐसे हाथ ऊपर करके पूछ लो, कुछ नहीं आ रहा था समझ में तो ऐसे बिल्कुल ही ज्यादा पढ़ा दिया क्या पिछली क्लासों में। नाश्ता नहीं किया, आज पहला लेक्चर है ना इनका, आदत नहीं पड़ी ना अभी। ठीक है, अब इन्होंने 2 से गुणा कर दिया, 108 आ जाएगा। अब क्या है, इसके पास ऑप्शन कुछ और है क्या, नहीं। अब इसको 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। 2 से किया, 3 से किया, वापिस 2 से किया, तो इस बार उसको क्या करना पड़ेगा, 3 से ही करना पड़ेगा। हमने गुणा कर दिया 3 से, 108 को 3 से गुणा किया, 8 3 24, 324 आ जाएगा, 324 आ जाएगा। अब आगे क्या कर सकता है ये, क्या ऑप्शन है इसके पास, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये 2 3 2 3 2 3 इतना ही कर सकता है। अब ये बीच में कहीं भी 4 का गुणा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है यहां 2 3 से किया फिर 2 3 4 से कर दिया, नहीं, यहां भी 2 3 से किया, 2 3 से किया, तो अब वापिस इसको 2 और 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहां मैंने गुणा करके देखा 2 से, 324 को 2 से गुणा किया, 648 आते हैं, बिल्कुल आता है अभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। क्लियर है बात, चलो 8वां क्वेश्चन करोगे। भाई जो कर लेते हैं ना, थोड़ा एक बार टाइम दे दिया करो औरों को भी करने का, क्योंकि आप आंसर बोल देते हो तो उनको ऐसे लगता है भी अब मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर वो आपका आंसर सुन के उनको लगता है अब तो यही आना चाहिए आंसर। तो जो भी कर लेता है अपने पास रखे आंसर, जब मैं बताऊंगा तब चेक कर ले भी सही है या गलत है। हाँ किसी से मैं पूछूं तो वो बता सकता है, नहीं तो आप करने के बाद अपने पास रख लें भी मेरा आंसर ये आ रहा है, जो होगा वो पता चल जाएगा आपको। हो गया, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के, क्या आ रहा है अभी आंसर, किस किस का 100 आ रहा है, 100 के अलावा किसी का क्या आंसर आ रहा है, किसी का आ रहा हो भी कोई, ऐसे हुए ही इतनों से है क्या, किस किस से नहीं हुआ ये क्वेश्चन, देखते हैं। अब देखो
क्या क्या किया आपने, ये क्वेश्चन देखा, सबसे पहले क्वेश्चन देखा होगा, उसके बाद हमारी क्या अप्रोच है कि संख्याएं बढ़ रही है या घट रही है, यही तो देखते हैं। हो सकता है हमने देखा कि सर संख्याएं तो बढ़ ही रही है, तो हो सकता है डिफरेंस निकालना पड़ जाए। पहला काम मैं भी डिफरेंस निकाल के करता हूं। मैंने यहां से डिफरेंस निकाला, कितना डिफरेंस आएगा प्लस का? जिनसे नहीं हुआ वो सभी बोलेंगे, जिससे क्वेश्चन नहीं हुआ, जब मैं पूछ रहा हूं प्लस का तो आपको 11 बोलने हैं अभी। जिससे नहीं हुआ, जिससे हो गया उनको तो चलो क्या ही बोले, वो इंटेलिजेंट कैटेगरी में आ गए। जिनसे नहीं हुआ उनको सीखना है ना, तो उनको बोलना चाहिए भी। मैं पूछ रहा हूं यहां कितने का डिफरेंस है? 3 का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। 2 डिफरेंस निकाल लिए, अगला मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इससे अगला भी नहीं निकाल सकता। यहां कितने का डिफरेंस आ रहा है अभी? 10, 5, 5, 2 और 5, कितने का आ रहा है? 525। पहला काम हमने डिफरेंस निकालना सीखा था, हमने निकाल लिया, ठीक है। मैंने कहा इसके बाद क्या किया, आपने कहा कि सर एक डिफरेंस और निकाल लिया मैंने, कि यहां क्या कर रखा, माइनस का 11 में से कितने जाते हैं कि 3 बच जाएं? 8। 11 में से 8 जाएंगे तो ही 3 आएगा ना। अरे जोड़ घटाओ में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, मैं वो भी पढ़ा दूंगा आराम से, अपने पास टाइम ही टाइम है। फाउंडेशन बैच में कभी भी कोई भी चीज पूछने में, देखो बैच का फर्क होता है। अगर आप सिर्फ प्री के लिए बैच में आते कि जिसका पेपर 4 महीने बाद है, तब ऐसी चीज पूछते हुए कि सर ये कैसे हो गया, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार यही नहीं पढ़ रखा, प्री क्या ही कहेगा। फाउंडेशन बैच बना ही इसलिए, जो नहीं आता वो आपको सीखना है। आपने पैसे किस चीज के दिए हैं? सीखने के दिए ना। भी किसी को ये तो डाउट नहीं है कि पैसे हमारे को भी हम कपड़े ले आए या फिर हम फोन ले आए इसलिए तो नहीं दिए, आपने खुद के फायदे के लिए दिए ना, कि हमें सीखना है। तो सीखने का मतलब क्या, जिसको जो चीज नहीं आ रही है उसको वो चीज पूछनी है। और क्लास में बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम का मतलब ये नहीं कि उड़दंग मचा दो पूछते टाइम। सर आपने तो कहा था बेशरम बनना है, कोई पीछे से तालियां बजा रहा है, सीटियां बजा रहा है, ऐसी हरकत नहीं करनी। भी पूछने के लिए पूछ लो, कुछ नहीं होता। ये आपके आसपास बैठे हैं सब आप जैसी है, कोई करता है जज तो करता रहे, क्या हो जाएगा? उसके जज करने से आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको मैं आज लिख के देता हूँ। आपका पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद, आपको पता है आपको क्या चाहिए। आपको अगर ये घटाओ भी नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत आ रही है कि सर ये कैसे माइनस हो रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा भी। और एक पूछेगा तो एक को भी बताना पड़ेगा। फाउंडेशन बैच में यही चलेगा। और कोई ऐसे कहेगा सर तेज करा दो, तो आपके पास ऑनलाइन वीडियो आ जाती है इसकी। जिसको ये दिक्कत लगे क्लास में कि सर बहुत स्लो चलेगा, ये है वो है, 2x पे घर जाके देख सकते हो आराम से। फिर वो क्लास में कुछ और पढ़ ले, उनके पास और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आपके पास तो वैसे भी इतने सारे RS फाउंडेशन में मेरे को लग रहा है कोर्स फ्री दे रखे हैं। जिसको ऐसा लगता है वो आगे का कुछ पढ़ सकता है, उनके पास सारी वीडियोज अवेलेबल है, वहां से पढ़ ले। तो मैथ्स वालों को थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि बहुत स्लो चलेगा, और शुरू के 10 दिन तो ऐसे मान लो सच में ही बहुत स्लो चलेगा। तो आप, हो सकता है भी आपको ऐसा लगे हाँ क्लास के 20 से उठ के नहीं जाना है, या तो क्लास से पहले ही चले जाओ, या फिर क्लास खत्म होने का वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जिसको जो डाउट होगा पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने निकाला सबसे पहले डिफरेंस, यही तो सीखा था। अब डिफरेंस निकालने के बाद इसके आगे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते कि सर यहाँ -8 आ गया है, ये तो मुझे 2 नंबर भी नहीं पता। तो डिफरेंस निकाल के नहीं हो सकता। डिफरेंस निकालने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज होगी कि मैं इसको डिफरेंस से नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा। या तो ऐसा होता 3, 5 आता तो मैं सोचता 7 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता, तो मैं एक अनुमान लगा सकता था कि सर यहाँ 7 आ सकता है, उसके बाद 9 या 11 में से कुछ आ सकता है, फिर मेरे पास ऑप्शंस होते। लेकिन यहाँ तो 11 आया, फिर 3 आया, आगे क्या सोचूं मैं? अब कोई कहेगा सर 11, 3 सोच लो, फिर 525 कैसे आएगा? भी आप सोच रहे हो 11, 3 रिपीटेशन भी हो सकती है, 11, 3 सोच लेते हैं, लेकिन लास्ट में तो 525 आ रहा है, फिर 525 कहाँ से लाऊंगा? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंस से नहीं हो सकता। अब डिफरेंस से नहीं हो सकता तो दूसरी चीज क्या है? संख्याएं बढ़ रही है तो मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या गुणा कर सकते हैं कि सर मैं डिफरेंस से नहीं कर सकता तो मैं यहां गुणा तो कर सकता हूं, किसका? 2 का। किसका गुणा कर सकता हूं? पक्की बात है सर, लेकिन 22 से 25 में तो कुछ गुणा हो ही नहीं रहा। मैंने कहा कि ठीक है, अब आपको ये चीज समझनी है कि अभी तक तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन हो रहा था, या तो वो कुछ जोड़ रहा था या वो क्या कर रहा था, कुछ गुणा कर रहा था। लेकिन वो अब क्या कर रहा है, दोनों को एक साथ यूज कर रहा है। पहले उसने किया गुणा, 11 में 2 का गुणा किया, 22 आ गया। अब उसने क्या किया इसके बाद, सर +3। और ये लिखते ही आपको लॉजिक समझ आएगा कि सर 2 का गुणा किया, 3 जोड़ दिया। ये तो लॉजिक में है ना, 2 और 3। तो अगला क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। अगला हो सकता है 4 हो सकता है, लेकिन 4 का करूं क्या, गुणा करूं या जोड़ूं? आपने कहा कि सर पहले इसने मल्टीप्लाई किया फिर जोड़ा है, तो अब वापिस क्या करेगा,
मल्टीप्लाई करेगा। मैंने कहा ठीक बात है भी, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं 4 का। जैसे ही 25 में 4 का गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 25 चौके 100 आ जाएगा भाई, 100 आ गया। अब अगला ऑप्शन क्या है इसके पास, सर 2 3 4, अगला चेक करने के लिए मेरे पास है 5। और मैंने कहा गुणा करें या जोड़े, आपने कहा कि सर पहले इसने गुणा किया है, फिर जोड़ा है, फिर गुणा किया, तो इस बार क्या करेगा, जोड़ेगा। तो मैंने कहा कि 100 में 5 जोड़ा 105 आता है, बिल्कुल आता है। फिर आगे क्या करेगा, 6 का गुणा कर देगा, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देगा, तो क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। तो कैसे पता चला, डिफरेंस निकालने के बाद ही मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंस से नहीं कर सकता। डिफरेंस से नहीं कर सकते तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, जोड़ना और गुणा करना, और यहां इसने क्या किया, इन दोनों का ही यूज कर लिया। सबसे पहले मैंने देखा 2 का गुणा किया, 2 लिख दिया, फिर मैंने देखा 3 जोड़ा है। लेकिन जैसे ही मैं 2 और 3 लिखूंगा, मेरे दिमाग में लॉजिक आना चाहिए कि सर 2 3 4 हो सकता है 2 3 वापस रिपीट भी कर दे, लेकिन हम पहले एक साइड तो चेक करें। हमने देखा 2 है, फिर 3 है, आगे मैंने देखा 4 है, लेकिन यहां गुणा कर रहा था, यहां जोड़ रहा है, फिर गुणा करेगा, फिर जोड़ेगा, फिर गुणा करेगा, तो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा। ऐसा नहीं है यहां गुणा किया, जोड़ दिया, फिर सब में जोड़ देगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, फिर वो आंसर सही है ही नहीं। जो भी होगा किसी ना किसी लॉजिक में होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अभी आगे वाला कर लिया, अभी क्या आ रहा है अभी, ऑप्शन भी करो, करो भी करो, सबने कर लिया। तो इसमें क्या दिक्कत थी, ये वाला तो फिर भी चलो। क्या किया अभी इसमें, इसमें हमने देखा कि सबसे पहले मैंने देखा इसमें डिफरेंस ही चेक करूंगा मैं, पहला काम तो डिफरेंस देखा। लेकिन जैसे ही यहां डिफरेंस चेक कर रहा हूं, लास्ट में मुझे पता चल रहा है कि 5900 बन रहा है, तो गुणा भी किया होगा। ये तो मुझे पता है कि सर यहां तो कुछ गुणा हो नहीं सकता। 23 में किस संख्या का गुणा करे कि 28 आ जाए, 23 को 1 से गुणा करते हैं 23 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 46 आ जाएगा, तो 28 तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहां तो कुछ जोड़ा या घटाया है, क्या जोड़ा इसने, 5 जोड़ दिया। 23 में क्या कर दिया, 5 जोड़ दिया। लेकिन 28 से फिर 280 बन गया, और ये तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि सर 10 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10। अब मुझे लॉजिक भी दिख रहा है कि 5 जोड़ा, 10 का गुणा किया, हो सकता है वापस 5 जोड़ो, वापस 5 जोड़ सकता था, फिर 10 का गुणा कर सकता था, लेकिन इसने क्या किया कि 5 जोड़ा, 10 का गुणा कर दिया। अब क्या जोड़ा इसने, 280, और 295 में क्या हो जाएगा, 15 का 15 जोड़ दिया। तो इसने, अब देखो, अब हमारे पास लॉजिक क्लियर है, 5 जोड़ा है, 10 का गुणा किया है, 15 जोड़ा है, किसका गुणा करेगा, फिर इसके बाद क्या करेगा, 25 क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो इसमें हम 25 ऐड कर देंगे, इसमें 25 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर है ना ये वाला, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या हो, परेशानी हो, कोई डाउट नहीं है, चलो। कितने हो गए, 9 हो गए ना। ये वाला क्वेश्चन करो, इसको ऐसे इंपॉर्टेंट भी लगा लो, ये आपकी नोटबुक पे आपको रखना है। इस क्वेश्चन को सीरीज जब भी पढ़ोगे, इस क्वेश्चन को हमेशा सामने रखना है, एक बार रिवाइज करके जाना है ये वाला क्वेश्चन। लोड नहीं लेना, ये नहीं होगा तो लोड नहीं लेना है, नहीं होगा तो लोड नहीं लेना, ये बताने के लिए ही है कि सर इतने 10 करवाए, 9 करवाए, 10वां तो वही नहीं, ये नहीं होने वाला ही है। हो जाएगा तो अच्छी बात है। क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है अभी, मतलब कोई तो लॉजिक तो लगाया ही होगा, ये ऐसे 66 से 2 गुणा करके 132 बता दिया। हाँ बताओ, बिल्कुल सही है। अब तो आंसर भी पता चल गया,
132 नहीं आ रहा है, 165 आएगा आंसर। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अभी बता देते हैं। देखो, एक पता है सीरीज फेमस है रीजनिंग के अंदर, मैं बता देता हूँ। ये है 4 2 2 3 और 6। इसी को ना बार बार अलग अलग संख्याओं से गुणा करके क्वेश्चन बना देते हैं। बस सीरीज ये है मेन, इसको आपको याद रखना है कि ऐसी सीरीज बनती है। बस थोड़ा सा ऐसे याद रखना, 4 का आधा होता है, फिर दो संख्याएं सेम होती है। क्या हो रहा है, पहली संख्या का आधा हो रहा है, उसके बाद दो संख्याएं सेम रहती है। तो ये लॉजिक लगता है, 80% लग जाएगा। कोई ऐसा हो नया क्वेश्चन बना दे तो अलग बात है, लेकिन इसमें लगता है। तो ये अपने दिमाग में रहना चाहिए कि अगर 4 से आधा हुआ उसके बाद सेम हुआ तो मेरे पास एक लॉजिक है लगाने के लिए। अब वो क्या लॉजिक होता है देखते हैं। 4 से ये क्या हुआ, हाफ हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, 4 का क्या हो गया, ये आधा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये 2 का तो सर सेम रह गया, तो इसको मैं लिखता हूं 1 गुना रहा। पहला हो गया आधा, फिर हुआ 1 गुना। आगे क्या होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए अभी, आधे के बाद 1 आता है, 1 के बाद क्या आएगा, सबको पता है ना। ये 1.5 होता है क्या, 3/2, ये भी सबको पता है। ये बात किस किस को पता है भाई, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। किस किस को नहीं पता वाले तो हाथ ऊपर करोगे ही नहीं, जिसको पता है वो तो कर लो। चलो ठीक है भाई, इतने। अब देखो 1.5 का मतलब क्या होता है, 3 का आधा। क्या होता है ये तो पता ही है। 1.5 का मतलब क्या होगा, 1.5 का मतलब यही होता है कि 3 का हाफ। अगर मैं कहूं कि आपके पास 3 रोटी है, आधी मुझे दे दो, तो आप मुझे कितनी रोटी दोगे, 1.5 ही दोगे ना, या 2 दे दोगे, 1.5 ही दोगे। अब देखो 3 का हाफ, 3 का हाफ क्या होता है, 1.5 होता है। किसी भी संख्या का हाफ ऐसे ही निकालते हैं। मैंने कहा 4 का हाफ कैसे निकालोगे, 4 को 2 से भाग दीजिए। इसी तरह मैं कहूं 5 का हाफ, 5 का हाफ क्या होता है भी, अगर आपके पास 5 रुपए है, मैं कह दूं आधे मुझे दे दो, तो कितने दोगे, 2.5 रुपए दोगे। वैसे ही 3 रुपए हैं, आधे मांग लूंगा तो 1.5 रुपए दोगे। तो 1.5 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, 3 का आधा। ऐसे ही अगर 2.5 लिखेंगे तो 5 का आधा। अब मैं कह दूं मेरे को 3.5 रुपए चाहिए आपसे, तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, 7 रुपए। किसका आधा है, 7 का आधा है ना। 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है। तो वैसे ही 1.5 को क्या बोलेंगे, 3/2 भी। 1.5 क्या लिखा जाएगा, 3/2। 3 का हाफ, 3 का आधा। तो यहां मुझे, अगर आप 1.5 से गुणा कर सकते हो तो आप, कल वापस करवाऊंगा ये क्वेश्चन, घबराना नहीं है। कल वापस इसी क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट होगी, एक बार समझ लो, कल वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि आधे से तो आपने गुणा कर दिया, फिर 1 से कर दिया, अब किससे करना था, 1.5 से करना है। अब 1.5 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 3/2 ना, यही तो होता है 1.5। मैंने कहा करके देखो, 2 को 3/2 से गुणा करके देखो। अब देखो मैं करके दिखाता हूं, ये 2 है, इसको गुणा किससे करना है, 3/2 से। किससे गुणा करना है, 1.5 से ही तो गुणा करना था। 3/2 से गुणा किया तो क्या आ गया, 2 से 2 कट जाता है ना भी ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10वीं तक सबने पढ़ी है ये वाली, तो 10वीं क्या, ये तो 7वीं 8वीं तक भी पढ़ ली होगी। 10वीं में तो आपने वो इंटीग्रेशन और वो पढ़े होंगे शायद, नहीं वो नहीं आते थे ना 10वीं में, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 1.5 से किया। अब किससे करेंगे भी, पहले आधे से किया, फिर 1 से किया है, फिर 1.5 से किया है, तो अब किससे करेंगे, 2 से। किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, तो 6 आ गया। अब इससे आगे वाली संख्या पूछूं तो आप क्या कहोगे कि सर इस बार गुणा किससे करना पड़ेगा, 2.5 से। किससे गुणा करना पड़ेगा, 2.5 से। 2.5 क्या होता है, 5 का आधा। क्या होता है, 5 का आधा। अब 6 को 5/2 से गुणा करना है, 2.5 तो यही होता है। मैंने कहा करके देखते हैं, 6 को 5/2 से गुणा करना है। 5/2 से कैसे गुणा होगा, 2 से कट जाएगा कितने पे, 2 तिया 6 होता है ना, और 5 से गुणा हो जाएगा, 5 तिया, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 15। अगर ये क्वेश्चन आता तो यह आंसर क्या आ जाता, 15 आ जाता। ये बात समझ में आई। क्या था पैटर्न, पैटर्न है कि जब भी संख्या एक बार आधी हो जाए उसके बाद सेम रहे, तो हमारे पास एक पैटर्न होता है जो हम यूज करके देखते हैं। वो क्या है कि पहले इसको आधा किया, फिर इसको किया 1 गुणा, फिर इसको क्या किया 1.5 गुणा, फिर इसको किया 2 गुणा। अब वो कितना भी पूछ ले हम बता सकते हैं। फिर किया 2.5 गुणा। अब आगे क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। इससे अगला नंबर पूछ ले तो मैं तो वो भी बता सकता हूं। अब ये सीरीज है ना, इसी को देखो 11 से गुणा करके यहां लिख रखा है। इस सीरीज को 11 से गुणा करो, 11 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 44, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 22, फिर 22, फिर 3 से करेंगे 33, और फिर 6 से करेंगे तो 66।
कितने भी क्वेश्चन बना लो, इस सीरीज को 5 से गुणा करो, क्या आएगा, 5 चौके 20, फिर 5 दूनी 10, फिर 10, फिर 15, फिर 30, और मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लूं, ये नया क्वेश्चन बन गया। इसको करने के लिए, इसको करने के लिए और इसको करने के लिए सेम ही रूल लगेगा। 20 को अगर मैंने 5 से गुणा करके यहां लिख दिया, ये भी तो सेम ही है कि पहले क्या किया, आधा कर दिया, पहले क्या किया, आधा कर दिया, फिर कर दिया 1 गुणा, फिर क्या कर दिया 1.5 गुणा, फिर क्या कर दिया 2 गुणा, इस बार क्या होगा 2.5 गुणा होगा। 2.5 गुणा क्या होता है, 5/2 होता है, 5/2 से 30 को गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेना, 1 गुणा 2 गुणा 2.5 गुणा करके 165 उत्तर आएगा। ये आप अपने पास रख लो, कल ये ही क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट होगी। और 2 मिनट बैठे रहना, एक कोई अनाउंसमेंट करनी है, सर ने अनाउंसमेंट कर दो। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं, बंद कर दो।